हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में रचनात्मक लेखन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी कॉपी की एंट्री बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 14 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वाक्य और उसके भेद, जो हमारी वर्कशीट का विषय है, वाक्य और उसके भेद। देखिए, हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होता है। पंक्ति मतलब लाइन जो हम बोलते हैं, जिसे वाक्य कहा जाता है, जो कभी एक अक्षर का होता है, कभी एक शब्द का होता है, तो कभी कई कई शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कई कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचार को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। देखो, एक शब्द का कैसे होता है वाक्य, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि पढ़ो, सिर्फ एक ही शब्द का पढ़ो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैंने कहा आओ, इसका मतलब है तुम्हें आना चाहिए, आना है। खाओ मतलब खाना चाहिए। तो एक ही शब्द बोला, लेकिन एक शब्द में एक पूरा वाक्य छिपा हुआ है। ठीक है, तो जो वाक्य होते हैं कभी कभी एक शब्द के भी होते हैं, कभी शब्दों को मिलाकर, कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। जैसे अब तुम्हें सो जाना चाहिए, अब तुम्हें लिख लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक वाक्य है। ठीक है, तो ये कई शब्दों से मिलकर भी वाक्य बनते हैं। जैसे अब देखिए, वाक्य को समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण को और शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, उंगली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमें शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है। अगर हमें पूरे शरीर के बारे में एक साथ बता दिया जाए तो एक बच्चा अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, लेकिन यदि उसे एक बार उंगलियों के बारे में, फिर हाथ के बारे में, आँख के बारे में, कान, नाक, इन सभी के बारे में अलग अलग समझाया जाए तो बच्चा अच्छी तरह से पूरे शरीर की बनावट को लिख सकता है और समझ सकता है। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। हमें क्या समझना है, भाषा के विभिन्न अंगों को समझना है। भाषा या हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग होता है वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। फिर वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों के सार्थक रूप मिलकर वाक्य बनते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ देते हैं। मान लीजिए, भाषा एक भवन या मकान है। भाषा क्या है, एक भवन या मकान की तरह है। वर्ण भाषा में ईंट की तरह होते हैं। वर्ण किस तरह होते हैं, ईंट की तरह। जैसे भवन होता है, वो ईंटों को मिलाकर तब एक दीवार बनाई जाती है। फिर दीवारों को मिलाकर छत डाल के वो एक घर का या एक कमरे का निर्माण किया जाता है। तो इसी तरह से जो वर्ण हैं उनकी तुलना किससे की जा रही है, यहाँ पर ईंटों से की जा रही है। और शब्द दीवार हों और शब्द की तुलना किससे की जा रही है, दीवार से। मतलब ईंट, जब ईंटों को मिलाकर हम एक सार्थक रूप देते हैं तो वो एक दीवार बन जाती है। इसी तरह से जब वर्णों को मिलाकर एक सार्थक रूप बनाया जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं। और जब शब्दों को मिलाया जाता है तो वहाँ पर एक सार्थक वाक्य बन जाता है। तो वाक्य छत की तरह हैं, इन सब से मिलकर भाषा रूपी भवन तत्व, फिर क्या होता है, भाषा रूपी भवन का निर्माण हो जाता है। और जो वाक्य हैं वो किसकी तरह हैं, छत की तरह हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे वाक्यों को मिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है, भाषा रूपी भवन का निर्माण हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिससे कोई समझ या भाव या विचार प्रकट होता है। वाक्य के तत्व और उसके अंग भी होते हैं। वाक्य के तत्व और अंग भी होते हैं। ये हमें याद रखना है कि वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यह मुख्य रूप से कर्ता होता है। उद्देश्य किसे कहा जाता है, कर्ता को कहा जाता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो इसमें जो बच्चे हैं वो क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, ये कर्ता है। इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता हैं। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे इस वाक्य में कहा जा रहा है खेलते हैं, तो ये खेलते हैं क्या है, ये विधेय है।
गीता टीवी देखती है, तो इसमें देखिए गीता क्या हो गई उद्देश्य और टीवी देखती है हो गया विधेय। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है, टीवी देखना ही विधेय है। इन्हीं दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद भी किए जा सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो वाक्य है ना, तो वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इसके अलावा रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जा सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य देखिए सरल होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्रित वाक्य होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप यहाँ वीडियो पॉज करके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शब्दों को संजोकर ये वर्कशीट तैयार की गई है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके इसे खुद से एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषा। यहाँ पर देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं ये भी हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। देखिए विधानवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब इसमें देखिए शब्द भी दिए हुए हैं। ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, तो वो कौन से हैं, विधानवाचक होते हैं, ठीक है, विधानवाचक होते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य हुआ। दूसरा देखिए निषेधवाचक, निषेध मतलब होता है नहीं। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने अर्थात उसका निषेध होता है, मीन्स निषेध मीन्स मना करना, ना होना होता है, वो निषेधवाचक होते हैं। जैसे तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तीसरा देखिए जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे अभी बाहर रुको, इसमें क्या है, एक आज्ञा दी जा रही है कि अभी आप बाहर रुको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन भी है, यहाँ पर आप एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये फेस के एक्सप्रेशन होते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो इस तरह के हमारे मतलब कि चेहरे की अभिव्यक्ति होती है इस तरह से, ठीक है। नंबर 4 है विस्मयवाचक। ऐसे वाक्यों से विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है, ठीक है। जैसे शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। तो ये क्या है, ये मतलब कि बहुत खुशी है, विस्मय आदिबोधक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या कोरोना महामारी है, और देखिए लास्ट में इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ होता है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 6 है इच्छावाचक। इच्छावाचक होते हैं ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। शुभकामना, इच्छा या आशीर्वाद, जैसे भगवान आपका भला करे, इसमें क्या है, शुभकामनाएं हैं। इच्छा है भगवान आपका भला करे, ये शुभकामना है, ठीक है। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक में मुझे वाक्यों से संदेह, संभावना आदि का पता चलता है। जो संदेहवाचक वाक्य होते हैं उसमें संदेह या संभावना का पता चलता है। जैसे शायद आज धूप निकले, तो शायद आज धूप निकले ये एक संभावना है, निकल भी सकती है, संदेह है, निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती, तो वो कौन सा हुआ, संदेहवाचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि परिश्रम करते हो तो फेल नहीं होते, यदि परिश्रम करते तो फेल नहीं होते। यहाँ पर क्या है, परिश्रम करने इस क्रिया का असर दूसरे वाक्य की इस क्रिया पर है, फेल ना होने पर, तो ये हुआ संकेतवाचक वाक्य। अब इसमें जो वर्कशीट में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं
गंगा हिमालय, ये देखिए निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद लिखिए। अब आपको क्या करना है, वाक्यों के भेद बताने हैं। ठीक है, अभी हमने वाक्यों के भेद जाने थे, तो उसके आधार पर, उसी जानकारी के आधार पर आपको भेद लिखने हैं। पहला देखिए, पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये कौन सा भेद है, देखिए मैं अभी इसमें बताती हूँ आपको। ये है विधानवाचक। कौन सा है, ऐसे वाक्यों से किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। ये एक सामान्य जानकारी दी जा रही है कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। तो पहला हुआ विधानवाचक। आपको इनके आंसर इनके सामने लिखने हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। दूसरा वाला कौन सा है, आपको यहाँ लिखना है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इस तरह से लिखना है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इस तरह से आपको प्रश्न का आंसर देना है। नंबर थर्ड देखिए, यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है संकेतवाचक है ये, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यदि वह पहले खेली होती तो आज खिलाड़ी होती। जैसे इसमें है यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते, तो इसी तरह से है यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। तो तीसरा वाक्य हुआ हमारा संकेतवाचक वाक्य। नंबर 4 देखिए, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है। अच्छा मतलब सुन के बहुत खुशी हुई, तो खुशी होने वाले कौन से होते हैं, विस्मयवाचक। जो नंबर 4 है ये है विस्मयवाचक वाक्य। इसके आगे आपको विस्मयवाचक वाक्य लिखना है। वह अभी आता ही होगा। वह अभी आता ही होगा। अब इसमें क्या है, संभावना है, आता ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए संभावना है, तो ये कौन सा है, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, वह कई दिन से धूप नहीं निकली है। कई दिन से धूप नहीं निकली है। देखिए इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, नहीं का प्रयोग किया है, तो ये कौन सा हुआ, निषेधात्मक वाक्य। जो 6 नंबर का वाक्य है ये है आपका निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, निषेधात्मक आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, आपकी यात्रा सुखद हो। आपकी यात्रा सुखद हो, नंबर 7 का है, तो ये है आपका इच्छावाचक। ये आपको क्या है, शुभकामना दी जा रही है कि आपकी यात्रा सुखद हो। ये हमारी इच्छा है और आपके लिए शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सुखद हो, तो ये कौन सा हो गया, इच्छावाचक वाक्य हुआ। करीम फुटबॉल खेलो, नंबर 8 लाइन है, करीम फुटबॉल खेलो, तो ये कौन सा वाक्य है, इसमें आज्ञा दी जा रही है। करीम फुटबॉल खेलो, तो ये है आज्ञावाचक, ये आज्ञावाचक। आई होप कि आपको ये सभी सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से, आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छांटकर लिखिए। आपके परिवार में आपने क्या बातें की, जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि उठ बेटा उठ जाओ। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ। अब आप इसी तरह से यहाँ से वाक्य समझ ही गए होंगे। आप, मम्मी ने कहा कि खाना खा लो, पढ़ लो, आपने कहा हाँ अभी पढ़ती हूँ। ठीक है, या आपके भाई से कहा कि तुम बाहर मत जाओ, तो भाई ने बात नहीं मानी। तो आपको इस तरह से कुछ सेंटेंस खुद से लिखने हैं और वाक्यों के आगे लिखने हैं वाक्य के भेद, कि वो किस तरह के वाक्य हैं। वो निषेधात्मक, निषेधवाचक हैं, आज्ञावाचक हैं, विस्मयवाचक हैं, प्रश्नवाचक हैं, इच्छावाचक हैं, या संदेहवाचक हैं, या संकेतवाचक हैं। आप इसे पढ़ के समझ गए होंगे। इस तरह से आप कम से कम 5 या 6 सेंटेंस खुद से लिखिए और वाक्य के आगे वाक्य के भेद भी लिखिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।